everyone. So let's start with the last topic of the chapter today. So the last topic that we are going to do now is the managerial response to the changes in business environment. So whatever changes that we have already studied कि ये LPG के बाद changes आए, तो हमारे management जो एक body है, उसने कैसे इस situation, इस scenario को handle किया, right? So the first handling method was through acquisition and merger. एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, राइट? तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि एक्विजिशन हुआ. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा एक्वायरिंग लैंड रोवर, टाटा एक्वायरिंग जगुआर, राइट? या टाटा एक्वायरिंग कोरस. तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो ये एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है, जहां पे एक पार्टी जो कि बड़ी है वो दूसरी पार्टी जो कि एक लॉस मेकिंग है या छोटी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्वायर कर लेती है. ओके, देयर इज अ डाउट प्रोबेबली. ओके, प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, विल टेक केयर ऑफ इट. नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट डाउट आई मीन नेक्स्ट इज मर्जर. सो मर्जर का मतलब होता है जब आपकी कंपनीज आपस में आकर मर्ज करती हैं, राइट? सो एक्विजिशन इज बेसिकली ओवरटेकिंग अ फर्म, राइट? बिल्कुल सही बताया आपने. एंड मर्जर का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है और मर्ज होके वो एक नई एंटिटी भी बना सकती है या फिर एक और किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो इन कॉमन रख लेते हैं और बिजनेस को शुरू कर देते हैं, राइट? तो ये हमारा कहलाता है मर्जर की सिचुएशन. अब मर्जर जब आपने किया तो मर्जर कैन बी बिटवीन द इंडियन फर्म्स ऑल्सो एंड मर्जर कैन बी बिटवीन द multiple the multinationals also, right? तो मर्जर जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और एक्विजिशन की जो बात कर रहे हैं, वहां पे आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के केस में यहाँ पे बहुत सारे एक्विजिशन और मर्जर्स हुए. और इसलिए भी हुए मर्जर्स बिकॉज यू वांटेड टू एंटर इनटू अ फॉरेन लैंड, मतलब आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर एंटर करना चाहते थे एंड टू कैप्चर द मार्केट शेयर. द रूट दैट यू यूज्ड वाज एक्विजिशन एंड मर्जर, राइट? तो इसको पढ़ लेते हैं. मेनी इंडियन फर्म्स, ओके, मर्जर इज फॉर द परमानेंट. मर्जर हम प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, पर मर्जर प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता बिकॉज देन इट वुड बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर. आप मर्जर अगर कर रहे हैं तो वो आप परमानेंट ही मर्ज होते हैं, राइट? वेर इन यू मर्ज ऑल योर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑल, राइट? उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को हम रीड कर लेते हैं. मेनी इंडियन फर्म्स have have tied up with various MNCs giant and having either technical collaboration or having merged with them to survive, right? Some Indian firms have been used as a platform by MNCs to enter into the Indian market. मैंने अभी अभी आपको ये पॉइंट बताया था, right? Okay, merger का, okay, there are some doubts. Merger is the point similar to joint venture. जॉइंट वेंचर में जब आप आ रहे हैं, ओके, जैसे मैं अगर बात करती हूँ कि मर्जर जब होता है तो जो नाम होता है इट कैन बी अ न्यू नेम इन टोटालिटी. और अगर जब मर्जर होता है तो आप किसी एक कंपनी का भी नाम रख लेते हैं. मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि दो कंपनीज का मर्जर हुआ, जैसे अभी मैं कहूँ कि ओके, इलाहाबाद का मर्जर हुआ आपके इंडियन बैंक के साथ, फाइनली जो नाम आ रहा है वो इंडियन बैंक का आ रहा है, इलाहाबाद बैंक का नाम नहीं आ रहा कहीं पे, तो दिस इज मर्जर, राइट? जब हम बात करते हैं एक्विजिशन में तो जिस कंपनी ने एक्वायर किया उसी का नाम आएगा, ऑफ कोर्स. जॉइंट वेंचर जब होता है तो दोनों कंपनीज के नाम रिफ्लेक्ट होते हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हीरो, होंडा, तो हीरो का भी नाम आता है और होंडा का भी नाम आता है. सिमिलरली आपका ये जो मर्जर एक्विजिशंस हैं या जो टेक ओवर्स हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर्स हैं या फिर आपके फ्रेंडली टेक ओवर्स होते हैं, ये या जॉइंट वेंचर होते हैं, ये सारे जो टर्म्स होते हैं इन सब के अंदर थोड़े थोड़े प्रोसीजरल डिफरेंसेस होते हैं, राइट? विच वी कैन डिस्कस एंड डील फर्दर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी फाइनेंस, राइट? तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आई थिंक मर्जर एंड एक्विजिशन आपको समझ में आ गया है यहाँ पर. तो ओके, मर्जर का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट आपका है अभी डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन. डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि you are already knowing that the size of the market is increasing.
अब आपके पास इंडिया का भी मार्केट है और आपके पास फॉरेन का भी मार्केट है। तो आपको जब इतनी बड़ी मार्केट को डील करना है तो अब आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई। एंड डाइवर्सिफिकेशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ कि आप अलग प्रोडक्ट लाइन क्रिएट कर दें। जैसे कि हम बात करते हैं कि सैमसंग के हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स भी आते हैं और सैमसंग का मोबाइल भी आता है, राइट। तो अब आप बात कर रहे हैं कि ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है कि जहां मेरी सेल सिर्फ एक टेरिटरी में हो रही थी, अभी मैं वहां पे मल्टीपल टेरिटरीज के अंदर सेल कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट की, या सप्लाई कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट की, तो वो कहलाता है एक्सपेंशन। ओके, सो सम सक्सेसफुल इंडियन कंपनीज हैव डाइवर्सिफाइड। जैसे टाटा सन्स जो आप देखते हैं, उनका जो सिनेरियो अभी आप है, जैसे टाटा स्टील्स है, टाटा मोटर्स है, तनिष्क है, एंड टाटा सॉल्ट है, पता नहीं कितने ढेरों, राइट। तो वो सब आप देखिए, वो डाइवर्सिफिकेशन है, राइट। और हम बात करते हैं एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन में जैसे आप देखेंगे कि नोकिया का आता था फोन, राइट। तो नोकिया का फोन आता था तो फोन ही आता था सिर्फ, और कुछ नहीं आ रहा था, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। Or some successful Indian companies had diversified by introducing new range of products in the market. They have entered into the new segment of the market with the different range of products and services in which they have no prior experience. मतलब आप उन products को launch करके लेकर आ रहे हैं जिसमें कि आपको market दिख रहा है because of opening up of the economy, and so you want to take the advantage of it. और उसका advantage आप कैसे लेंगे? By diversifying yourself into the different sectors where you have not touched before, right? Okay, so next point is joint venture and with multinational, जो अभी अभी आप लोगों का point था वो यहाँ आ गया कि joint venture with multinationals, मतलब अगर मुझे बाहर की टेक्नोलॉजी चाहिए या बाहर वाली कोई कंपनी आकर इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर करती है, इसलिए क्योंकि इंडिया में वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड मार्केट है उस कंपनी का, तो ये हुआ हमारे जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल। मतलब जॉइंट वेंचर के अंदर दोनों फर्म्स को फायदा हो रहा है, राइट। एक को फायदा हो रहा है कि जिस होस्ट कंट्री में आप जा रहे हैं वहां का मार्केट या उसकी टेक्नोलॉजी मिल रही है, and vice versa to the other company, right? To give an international standard to the existing product and for the relation of existing customer, for the retention of existing customers, many Indian companies entered into joint venture with MNCs, right? तो जॉइंट वेंचर की हम बात कर रहे थे, जैसे मारुति सुजुकी सब जानते हैं कि मारुति सुजुकी में जो सुजुकी है वो भी वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड है और मारुति भी वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड है। तो पर सुजुकी का जब हम देखते हैं तो सुजुकी की एग्जिस्टेंस जो थी वो बाइक्स में थी, राइट। और मारुति की जो एग्जिस्टेंस थी वो कार्स में थी। तो आप ये देखिए, मारुति सुजुकी जब आई तो उन्होंने बेहतर इंजन को यूज करके कार्स को फर्दर डेवलप किया, जो कि एक हाई रेंज की कार बनी, राइट। तो अब उन्होंने और टारगेट मार्केट को डील किया बाय डूइंग दिस जॉइंट वेंचर, राइट। नेक्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपकी ब्रांड की क्या लॉयल्टी है और लोग कितना रिपीट परचेज करते हैं आपके प्रोडक्ट को, राइट। तो इसका यहाँ पे हम ऐसे मतलब निकाल सकते हैं कि in order to retain the customer, it is important that we keep on upgrading ourselves according to the need of the market, right? तो अगर हमें पता है कि लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं, मगर ऐसा भी है कि क्योंकि उनके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, they can anytime shift to any new product, right? So it is very important that because of this competition, the company, if they want to survive, if they want to retain their market share, they have to ensure that they are providing a good quality product to the customers. वो good quality कैसे रहेगा? It should be upgraded and updated in accordance with the changes that are taking place in the market, right? So that you can retain your existing customer and you can also have the new customers in line, right? अभी जैसे आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि अभी मैं आपको एक और लेटेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। अभी आप देखिए कि ये कोरोना वायरस का जो चल रहा है सिनेरियो, तो कोरोना वायरस में इंडिया, आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा हेल्दी फूड पे बहुत फोकस करते हैं। वैसे तो वर्ल्ड वाइड ये फोकस किया जाता है, मगर इंडिया में हल्दी, टर्मरिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। कि टर्मरिक की काफी सारी मेडिसिनल वैल्यूज है जो घर घर में यूज भी किया जाता है एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ingredient to every dish that is being prepared, every vegetable which is being prepared, okay।
तो अमूल ने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया। और कैसे एक्सप्लॉइट किया? अमूल ने इसका एक्सप्लॉइटेशन ऐसे किया कि आपका अमूल ने अभी लॉन्च किया है एक कैन के अंदर मिल्क, जैसे कि अमूल ऑलरेडी कॉफी मिल्क या आपका ये जो लस्सी वगैरह है वो ऑलरेडी सप्लाई करते हैं। तो अभी उन्होंने हल्दी वाला दूध एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, राइट, जिसको वो 30 रुपए में बेच रहे हैं और वो शुरू करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को। तो वो प्रोडक्ट जैसे अमूल का कूल कैफे होता है, ये दूसरे और प्रोडक्ट्स आते हैं, उसी तरह से वो इस पॉइंट को डील कर रहे हैं कि अभी जब जब एक बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चेंज है और यहाँ पर हमारे पास अमूल की ऑलरेडी आप जानते हैं कि ब्रांड लॉयल्टी बहुत हाई है। यानी कि अमूल एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट जो बना रहा है, सालों से वो बिक रहा है, राइट, एंड दे आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू डेयरी, राइट, सो दे आर मेकिंग डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट। तो अभी जो ये हल्दी वाला दूध उन्होंने निकाला, वो क्यों निकाला? just as to tackle or take advantage of this COVID-19 situation, right? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसके अंदर वो ऐसा एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि दूसरे लोग जो कि बहुत ही फैसिनेटेड है अमूल से और जिनकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत हाई है अमूल के साथ, वो परचेज करेंगे इस प्रोडक्ट को, सो एज टू हैव a better way of preparing themselves or preparing their immunity to fight against this virus, right? तो ये आपका आप ब्रांड बिल्डिंग का एक तरह से एग्जांपल की तरह देख सकते हैं। Okay, so let's just go through this point. It is necessary to build brand loyalty among the customer, as once the brand name is established, it becomes easy to capture the new market, retain retain existing customers, and face the competitors. It is important to give something extra to the customers at the same price. Okay, I think this is clear to all. Anybody who has still got any doubt, right, please ask in the chat box. Okay. और कृष्ण आपने क्वेश्चन पूछा था बच्चे, एक्वायरिंग मींस ओवरटेकिंग द फर्म, दैट इज ऑल राइट, बट हीरो होंडा ने जॉइंट वेंचर किया है, उन्होंने एक्वायर नहीं किया है एक दूसरे को। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग बूस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई। ओके, हम सबको पता है कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस एक जगह पे किया जाता है जो कि जनरली आउटस्कर्ट्स होते हैं, राइट, और ओके, आपने लक्ष्य एक पॉइंट पूछा है कि बी और सी में क्या फर्क है। ओके, बी इज सेइंग डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। बच्चे पूरा फर्क है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। और एक्सपेंशन का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट लाइन में ही फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। अब अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप जॉइंट वेंचर में भी जा सकते हैं, ऐसा हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। कैसे कि अगर आपने डाइवर्सिफाई करने का सोचा तो एक तो ये है कि आप खुद ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नए प्रोडक्ट्स बनाइए जो कि एक नए प्रोडक्ट लाइन को डील कर रहा है, या फिर मैं एक एग्जांपल लूं जहां पर मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि आपकी जैसे मान लेते हैं आपका आपका हम जॉइंट वेंचर करते हैं आपका वोल्टास और एल&टी का। तो वोल्टास कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डील कर रहा था, एल&टी डील करती है आपकी हैवी मशीनरी के अंदर, अगर आप सबको पता है तो, राइट। तो अगर अब वोल्टास और एल&टी का अगर मर्जर हो जाए तो क्या होगा, मतलब मर्जर हो जाए या फिर मैं कहूँ कि जॉइंट वेंचर के अंदर वो चले जाते हैं तो क्या होगा। तो उस केस में आप डाइवर्सिफाई कर सकेंगे, मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोड्यूसिंग the product which is consumer durable, you can also sell the products which are related to the heavy machinery, which is a new market segment altogether. Okay, okay, so now this is you're saying that there is a confusion between A and C point. Okay, A and C. A and C में मैंने पहले भी बताया कि acquisition में there are two firms which are acquisition के अंदर there is a larger firm, a profit making firm which acquires a smaller firm or a loss making firm. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टाटा ने एक्वायर किया है, राइट, कोरस को, जिस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा स्टील्स ने एक्वायर किया था। सिमिलरली मर्जर का एग्जांपल मैंने आपको जैसे एग्जांपल देती हूँ कि अभी इलाहाबाद बैंक को आपको मर्ज किया गया है और काफी सारे और बैंक्स को भी मर्ज किया गया है आपके इंडियन बैंक में, तो ये मर्जर है, राइट।
जहाँ पे आप दोनों का नाम नहीं रखते हैं, आप या तो एक नया नाम क्रिएट करते हैं या तो किसी एक का नाम यूज कर लिया जाता है। और जब हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू पार्टी, राइट। सो कोलैबोरेशन जब हो रहा है यहाँ पर, तो उस केस, देखिए मर्जर जब होता है जनरली ना, तो कोई जनरली एक थोड़ी सी लॉस मेकिंग फर्म होती है, मतलब जिसका ऑपरेशन थोड़ा सा एक लोअर लेवल पे चल रहा होता है, सो एज टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन रिवाइव, आप मर्जर करते हैं, राइट, सो दैट इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द फर्म्स वी कैन अर्न प्रॉफिट, बेटर प्रॉफिट्स। मगर जब हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर्स की, तो जॉइंट वेंचर का पर्पस हमारी एक सिक यूनिट को रिवाइव करना नहीं होता, बट हमारा पर्पस होता है टू कोलैबोरेट सो दैट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ईच अदर, राइट। मतलब हम कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा हीरो होंडा ने कोलैबोरेट किया, तो हीरो को का मार्केट जो इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था वो मिला होंडा को, और होंडा को जो मार्केट ऑलरेडी जापान में है, राइट, वो उसका बेनिफिट मिला हीरो को। तो एक और साथ में मिली टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी। तो कोलैबोरेशन किस पर्पस के साथ किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर एंड इन केस ऑफ merger. So I hope that there are no more doubts related to this. Okay, let's move on to the next point, and which is, okay everyone, uh, let's try to finish this topic in next 15 minutes. Okay, so boosting distribution and say and selling. मैंने आपको अभी बताया कि हम सप्लाई चेन पे हेविली रिलाई करते हैं। तो सप्लाई चेन का मतलब होता है द प्रोडक्ट आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड एट इन वन प्लेस एंड इट इज गेटिंग सप्लाइड टू द अनदर प्लेस, राइट। तो कंज्यूमर्स आपके जो कहीं और अवेलेबल हैं, वो आप उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जो सप्लाई चेन है उनको इतना बूस्ट करें, उसको इतना इजी बनाए कि, और इतना एफिशिएंट बनाए कि जो भी प्रोडक्ट जहां भी प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने एंड कस्टमर के पास सही टाइम से पहुंच जाना चाहिए। जिसे हम देखेंगे कि आपको अभी दिखता है कि अमूल का जो फैक्ट्री है वो हर जगह तो नहीं है, मगर अमूल का दूध तो हर जगह मिल रहा है। कैसे हो रहा है ये? इट मीन्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वेरी वेल, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हमेशा पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, मतलब उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। तो हाउ आर दे मैनेजिंग इट सो दैट दे आर नॉट hampering the quality of life of the people and health of the people? So that means they are taking care of their distribution channel, and so that is resulting into the increase in sales of the organization, and through this they are able to retain their market share also. Okay, so please read this. Expansion in selling and distribution of product were taken as a core step to grab a larger share in the market. Many Indian firms and MNC made efforts to explore the new ways to increase the sales of the product, and that new way is to take care of the supply chain. Supply chain का मतलब होता है हमारा कि जो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट बनेगा वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, उसके बीच में कितने मिडलमैन आएंगे, राइट। जितने कम से कम मिडलमैन रहेंगे या जितने भी ज्यादा मिडलमैन रहे, आपका वो प्रोसेस एफिशिएंट होना चाहिए, so that the product can be supplied at the right point of a time and at the right quantity and in the right form without getting hampered, without hampering the quality of the product. Next is customer focus. Customer focus, हम market orientation की ही बात कर रहे हैं। ये वही पॉइंट है जो वापस से रिपीट होके आया है कि अब जो फर्म का फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कस्टमर्स पे, मतलब कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई कीजिए और प्रोडक्ट्स बनाइए। तो इम्पैक्ट था कि कस्टमर ओरिएंटेशन होना चाहिए, आंसर है कि कस्टमर फोकस पे अटेंशन दिया जाएगा, राइट। तो अब they are no longer making the product according to their own wish and will, but they are making the product after conducting the market research, market survey, and then producing it based on the demand of the customers and supplying it to them, right? So that we are aware that the people who are existing and are using the products are going to continue to use the product because the organization is going to take care of the needs and demands whatever is getting created. Okay, so let's read it. Before the entry of MNC in Indian market, the Indian firms would focus higher on higher sales and profits. मतलब पहले वो producer centric था, but nowadays they have started manufacturing products in accordance with customer needs and stresses on customer satisfaction. क्योंकि एक satisfied customer ही repeated customer बनता है, इसीलिए ये है system. And many Indian firms did not bother or could not accept to the change in the business and had to leave the market or the major share in the market. तो यानी कि जो भी market firm
जो भी मार्केट से जिन भी फर्म्स ने अपने आप को, अपने पर्सपेक्टिव को नहीं बदला और उन्होंने अपना तरीका नहीं बदला कस्टमर्स को सर्व करने का, so they have suffered and they have left the market. Okay, now let's move on to the next set of points. So this is increase in production capacity. Increase in production capacity says कि आपको अब बड़े, आपका जब ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो अब आपको ज्यादातर से ज्यादा और बड़े मार्केट को सर्व करना है, तो आपको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि हम एक्सपैंड करें। तो ये एक्सपेंशन से इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए कि नाउ दिस इज द टाइम दैट ऑल दोज बिग top notch companies, they are going to expand themselves and they are going to diversify themselves, and they are going to capture not only the demand which is getting created domestically, but they are also going to take care of the demand of the foreign territories, right? So let's read this point. With the abolition of quota system, big companies like Ranbaxy, Reliance Industry and others are focusing more on increasing production to satisfy the larger share both domestic and global market, right? तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को आप अपने अपना जो जॉइंट वेंचर का पॉइंट है उससे कनेक्ट कीजिए, that now every organization is trying to either get into the joint venture so as to have a better technology, and if they cannot get into the joint venture, so what they'll do, they will basically try to upgrade themselves in terms of technology that they are using so that they can have a better quality product to the customer. They can offer a better quality product to the customer and at a cheaper price, right? So let's read it. Most of the manufacturers are trying, Radhya, I'll get back to you, bache, just wait. Most of the manufacturers are trying to adopt the latest technology to increase production, thereby reducing the cost of production. तो जैसे 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 हम कैपिटल इंटेंसिव होते जाते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती जाती है क्योंकि हम मशीन्स ज्यादा यूज कर रहे हैं. So modernization of plant and machinery has become an important aspects of planning as well, right? तो आपको कितना मॉडर्नाइज करना है, कितना मॉडर्नाइज आप कर पाएंगे, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल क्या अवेलेबिलिटी है, कितना फंड्स अवेलेबल है आपके पास. Okay, now Aradhya, I'll solve your doubt. There is a point which is written about quota system. कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि किस टेरिटरी के अंदर कितने परसेंटेज तक आप एक्वायर कर सकते हैं, यानी कितना आप कैप्चर कर सकते हैं. अगर ऐसा कुछ कोटा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ एजुकेशन के पॉइंट से, कि हर कोई जो बाहर से आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी फॉरेन बाहर की स्टेट की यूनिवर्सिटी कहती है कि हम 5% या 10% का कोटा बनाते हैं, राइट? तो ये क्या किया आपने, रिजर्वेशन कर दिया कि 10% तक के ही लोग बाहर की स्टेट से आ सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर. बाकी कहाँ के बच्चे होंगे, बाकी होंगे अलग अलग रिजर्वेशन के, और बाकी जो बच गया वो सब दिल्ली वालों का. तो ये क्या किया, कोटा बनाया. अगर ऐसा कोटा सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, बेस्ड ऑन द स्किल्स, बेस्ड ऑन द मार्क्स, यू कुड हैव एंटर्ड इनटू एनी टेरिटरी, राइट? तो दैट इज कोटा सिस्टम, जो कि लिबरलाइजेशन के अंदर रिमूव कर दिया गया, और जिसकी वजह से अब हर कंपनी दूसरी कंट्रीज के अंदर विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एनी सच factor, any such quota into consideration, they could have entered into the market and could have exploited the market completely. So that became actually a opportunity for those sectors. Okay, now let's move on to the next point, which is rise in managerial remuneration. अच्छा, राइज इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, हमने अभी अभी बात की थी कि आपका स्टाफ को आप ट्रेन करेंगे, आप उनको डेवलप करेंगे. तो आप मुझे बस इतना बताइए कि वो जो स्टाफ आपके पास आ रहा है, जो काम कर रहा है इस डायनामिक एनवायरनमेंट में, हु आर अपग्रेडेड, हु आर